हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली और आज हम पढ़ने वाले हैं AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो जब एक कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक करता है किसी भी एसेट को बनाने के लिए, किसी भी एसेट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसको स्पेसिफिकली नेगोशिएट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन गुड्स या फिर सर्विस रेंडर करता है, गुड्स को सेल करता है, तो वो क्या करता है, वो तो गुड्स को करता है ना, एक से ज़्यादा गुड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा कस्टमर भी होते हैं। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी क्या करता है, पर्टिकुलर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से नेगोशिएट करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम कस्टमर को प्रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही किसी भी एसेट को कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, और एक एसेट नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही एसेट का कंस्ट्रक्शन हो, वो एक से ज़्यादा एसेट का कंस्ट्रक्शन भी करवाने के लिए अंडरटेक कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो AS7 जो है वो हमें बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कि हमें एक कॉन्ट्रैक्टर की बुक में कैसे अकाउंटिंग करनी है और कैसे किसी भी प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज्ड करना है उसकी बुक में। क्योंकि देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना जो एक साल से ज़्यादा का टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए, और हमें पता है कि अकाउंटिंग जो होती है वो 12 मंथ्स के अंदर होती है। मतलब उसका एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग पीरियड होता है जो कि 12 मंथ्स का होता है। एट द एंड हमें प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज करना होता है, इतना लंबा हम लेके नहीं जा सकते। तो ये AS7 हमें बताएगा कि कैसे हमें ईयर टू ईयर अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये बताते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो, फिक्स प्राइस नाम से पता लग रहा है, जिसमें जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है, या तो एज अ फिक्स सम हो सकता है या फिर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग। जितना जितना आउटपुट आप बनाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो कॉस्ट है वो आएगी, उसका प्राइस डिफाइन होगा। और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स सम हो सकता है या फिर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी हो सकता है। कॉस्ट प्लस, जैसे कि नाम से सजेस्ट होता है, जितनी आपकी कॉस्ट लगी, ठीक है, जितनी कॉस्ट लगी है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो उसमें प्लस क्या होता है, अपना रेवेन्यू भी जोड़ता है एक कॉन्ट्रैक्टर। अब वो रेवेन्यू एक परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है कॉस्ट का, ठीक है, परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है, या फिर एक फिक्स्ड फीस भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक फिक्स सम होता है प्राइस के लिए, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉस्ट, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन एक कॉन्ट्रैक्टर जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी एसेट को बनने में एक से ज़्यादा ईयर का समय लगता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा AS7 कहता है, क्योंकि हम एक एट द एंड जाके तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो तो अलग बात है। ठीक है, तो AS7 कहता है आप क्या कर सकते हो, आप एक मेथड यूज कर सकते हो जिसका नाम होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अब ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या होता है, ये हमें बोलता है कि भाई टोटल जितना भी आपका कॉस्ट लगने वाला है उसका कितना परसेंटेज आपका काम कंप्लीट हुआ, उसके बेसिस पे आप रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज कर लो, उसके बेसिस पे आप कॉस्ट को भी रिकॉग्नाइज कर लो, और जितना भी अल्टीमेट आपका प्रॉफिट होता है वो आप अपने P&L में दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलता कैसे है। ठीक है, इसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास एक चीज होती है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप निकालते हो, अभी तक कितनी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट टिल द डेट, आपका अभी तक कितना कॉस्ट लग चुकी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, कॉस्ट टिल द डेट प्लस आगे फर्दर कितनी कॉस्ट लगेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आगे कितनी लग रही है। ये टोटली एस्टिमेशन होता है, हमें नहीं पता कि आगे कितनी लगने वाली है, लेकिन ये एक तरह का एस्टिमेशन है कि जो बताता है कि भाई इतनी कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाली है। तो अब तक कितनी लग चुकी है
और इतनी लगने वाली है, तो इससे हमें इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपको पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना काम आपका कंप्लीट हुआ है। तो जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसके बेसिस पे आप क्या करना, उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना रेवेन्यू से, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, टोटल रेवेन्यू होता है, उसको आपको दिखाना होगा पीएनएल में, पीएनएल के क्रेडिट साइड में, और जो कॉस्ट आपकी टिल द डेट लग चुकी है उसे क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट साइड में दिखाना है। और अल्टीमेट जो भी हमको बैलेंस करने के बाद प्रॉफिट आता है वो आपका प्रॉफिट ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पर्टिकुलर पीरियड पे, या उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग डेट, जिस टाइम पे हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना है, कॉस्ट टिल द डेट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कॉस्ट टिल द डेट प्लस फर्दर कॉस्ट, जो कि एस्टिमेशन के बेसिस पे होती है। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट को दिखाने के लिए एट रिपोर्टिंग डेट, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि हमारा एएस इसके बारे में क्या बोलता है कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड तभी यूज कर सकते हैं जब आपका जो फाइनल आउटकम होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, फाइनल आउटकम वो रीजनेबली एस्टिमेट होना चाहिए, रीजनेबली एस्टिमेट होना चाहिए, तब जाके ही आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज कर सकते हैं। फाइनल आउटकम मतलब कि कब तक बनेगा या फिर इतना टाइम लगेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब सबको डिफाइन होना चाहिए। आपका फाइनल आउटकम जो आने वाला है वो आपका रीजनेबली एस्टिमेट कर पा रहे हो ना, तो ही आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज नहीं हो सकता। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि फाइनल आउटकम रीजनेबली एस्टिमेट है या फिर नहीं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये वो कंडीशंस है, फाइनल आउटकम रीजनेबली एस्टिमेट तब होता है जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर जो प्राइस है वो फिक्स्ड होता है, या तो एज अ फिक्स सम या फिर फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन होती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजर्ड रिलायबली, मतलब जो भी टोटल रेवेन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वो रिलायबली मेजर्ड हो पाए। दूसरा, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है जो एसोसिएट करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, वो फ्लो होना चाहिए एंटरप्राइज को, मतलब उससे बेनिफिट होना चाहिए एंटरप्राइजेस को, वो हम रिलायबली मेजर्ड कर पाए, मतलब उसको फ्लो हो सके एंटरप्राइज को। तीसरा कंडीशन होती है बोथ contract cost to complete the contract and the stage of contract completion measured reliably, मतलब जो भी contract cost होती है पूरे contract को complete करने के लिए, और जो स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन मतलब पर्टिकुलर स्टेज पे पर्टिकुलर रिपोर्टिंग डेट पे कितना कितना काम कंप्लीट हो जा रहा है, अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली तो। और फोर्थ कंडीशन इज दैट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड, मतलब जो कॉस्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट में लग रही है उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल आउटकम होता है एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वो रीजनेबली एस्टिमेट हो सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट आउटकम जो है वो रीजनेबली एस्टिमेट है तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये था हमारा अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता तो सिर्फ दो कंडीशन आपको लेनी होती। कौन सी कंडीशन, एक इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू एंटरप्राइजेस, और दूसरी कंडीशन होती है कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर रिलायबली। ये दो कंडीशन होती है हमारी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, और बाकी चार कंडीशन फुलफिल होती है किसके अंदर, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ये भी कहता है अगर किसी भी टाइम पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड कर जाती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो जो भी आपका फॉरेसिबल लॉस होगा ना वो आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड करती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो आपको जो लॉस है वो आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। और ऐसा करने का रीज़न ये है क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो वो हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। तो यहाँ पर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है, जो करंट ईयर का है वो तो ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में भी लॉस होने वाला है ना तो उसको हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। उसके लिए हमें प्रोविजंस को क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे उसके लिए कैलकुलेशन बताते हैं आपको। ये आपका P&L होता है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
टिल द डेट, अब तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, आप उसको दिखाएंगे डेबिट साइड में, ये तो पता है आपको, कॉस्ट जो भी होती है, एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, अब तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है एट रिपोर्टिंग डेट, कितना रेवेन्यू है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उसे आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कि कितना आपका काम कंप्लीट हुआ है, वो हम पहले निकालना सीख चुके हैं, तो जो भी परसेंटेज होता है उसे मल्टीप्लाई कर देना टोटल रेवेन्यू से, तो आपका रेवेन्यू यहाँ पर बुक हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर आपको पता चल रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है टोटल नेट लॉस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये टोटल लॉस है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट को आप माइनस करते हैं ना, तो जो आपका रेवेन्यू, आपका जो कॉस्ट आएगा, जो एक्सपेंस आएगा, ठीक है, लॉस आएगा आपका, नेट लॉस, वो आपका आएगा करंट पीरियड के लिए, लेकिन आपको पता है एक्सपेक्टेड है कि भाई फ्यूचर में भी वो लॉस होने वाला है, तो आप क्या करेंगे फिर, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन। ये जो प्रोविजन फॉर लॉस होता है ये बनाया जाता है एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। अब वो एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा वो देखते हैं। आपको जो सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से करना होता है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो कॉस्ट टिल द डेट, अब तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, उसमें हम ऐड करते हैं फर्दर कॉस्ट, कितनी एक्सपेक्टेड है कि फर्दर हमें फ्यूचर में जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तब तक कितनी कॉस्ट लगेगी। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा निकलता है टोटल कॉस्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। अब इसमें से आपको पता है कि भाई एक्सीड कॉस्ट जो है एक्सीड करेगी रेवेन्यू से, तो आप क्या करो, टोटल रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट का वो माइनस कर दोगे, तो आपका निकलेगा फॉरेसिबल लॉस। फॉरेसिबल लॉस जो है ना, ये वो लॉस है जो फ्यूचर में आपको होने वाला, मतलब ये टोटल लॉस है। इस लॉस के अंदर ना आपका दोनों है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इस टोटल लॉस में आपका करंट ईयर का लॉस भी है और जो आपका फ्यूचर में लगने वाला है वो लॉस भी है। तो क्या करोगे आप, इसमें से जो आपका फर्दर लॉस होगा, आप इसमें से माइनस जब करोगे ना करंट ईयर के लॉस को, जो करंट ईयर में लॉस हुआ है उसको जब आप माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि आपको प्रोविजन जो है वो कितना बनाना है। ये आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर लॉस, ठीक है, कि आपको कितना बनाना है। ये टोटल लॉस आ गया फॉरेसिबल की, फ्यूचर में इतना, करंट का और फ्यूचर का मिला के कितना लॉस होने वाला है। इसमें आप करंट ईयर का जो लॉस है उसे माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना बनाना है जो कि लॉस फ्यूचर में होने वाला है। और ये एस्टिमेशन होते हैं क्योंकि हमने फर्दर कॉस्ट एस्टिमेशन बेसिस पे लिए, और ये चेंज भी हो सकती है। अगर ये चेंज हो सकती है तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और भी लॉस हो सकता है, और भी हमें प्रोविजन बनाने पड़ सकते हैं। तो वो इट्स टोटली डिपेंड कि हम ईयर टू ईयर कैसे बनाएंगे। ये हमने सिर्फ 1 साल का देखा था कि 1 ईयर में कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं सारी कॉस्ट को और कैसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट इतना याद रखना कि अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अगर एक्सीड कर जाती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो जो लॉस है वो टोटल लॉस हम इमीडिएटली आज ही, मतलब इसी रिपोर्टिंग डेट पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाला होता है उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कि कंबाइनिंग, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक सिंगल एसेट के लिए भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट के लिए भी हो सकता है। तो कब हम कहेंगे, जब एक ऐसा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है नंबर ऑफ एसेट्स को, नंबर ऑफ एसेट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे या कंबाइंड ट्रीट करेंगे, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। हम एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो कवर करता है नंबर ऑफ एसेट को सेपरेट मानेंगे, ठीक है, हर एक ईच एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए उसे एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। पहली कंडीशन होता है सेपरेट प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड, मतलब अगर हर एक एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक एसेट में ही, चाहे वो एक एसेट से हो, कस्टमर से हो, उसमें हर एक एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एक सेपरेट प्रपोजल क्या किया गया है, सबमिट किया गया है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि वो एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है हर एक एसेट के लिए। या सेपरेट नेगोशिएशन हुई हो हर एक एसेट के लिए, सेपरेट प्राइस मगअप नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एक एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सेपरेटली जो नेगोशिएशन है वो हुआ होना चाहिए। कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच एसेट, मतलब कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एसेट। मतलब अगर एक नंबर ऑफ एसेट्स को कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है तो पर्टिकुलर एसेट के कंस्ट्रक्शन के पार्ट को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई एबिलिटी होनी चाहिए कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर के पास में, ठीक है, तब कह सकते हैं। और जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए क्लियरली हर एक एसेट से रिलेटेड। हर एक पर्टिकुलर एसेट का जो कॉस्ट है और रेवेन्यू है वो अगर क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कहा हमने, ये कहा कि अगर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ एसेट को कवर करता है
और वो नंबर ऑफ एसेट में जितने भी एसेट हैं उनको एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब ट्रीट करना है, तो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उनको हम सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। पहला, सेपरेट प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड, सेपरेट नेगोशिएशन हुआ होना चाहिए, कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच असेट एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड, कि इसका जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए हर एक एसेट का, तब उनको हम सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे, अदरवाइज वो कंबाइन एसेट ही होगा। तो कंबाइन करने के लिए क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कंबाइनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो नंबर ऑफ एसेट्स को कवर करता है